सुधा जी सुबह पूजा करने जा रही थीं। पूजा की तैयारी न देखकर वह गुस्से से तमतमा गईं और बोलने लगीं कि बहू भूल मत, तुझे खरीद कर लाया गया है। इस घर की बहू बनाने के लिए अच्छी खासी कीमत दी है हमने तेरे मायके वालों को। अब जो हम कहेंगे वही तुझे करना पड़ेगा। और खबरदार, जो अपनी जबान चलाई तो। अपनी सास सुधा जी के विचार सुनकर बहू कविता के कान सुन्न हो गए। भला उसे कब खरीद कर लाया गया और ऐसी कौन सी कीमत दे दी उसके मायके वालों को इन्होंने, जो वो इतना गर्व के साथ गिना रही हैं। उसने पलटकर अपने पति संजीव की तरफ देखा, पर संजीव तो अपनी नज़रें मोबाइल में गड़ाए चुपचाप बैठा हुआ था। पर सुधा जी का बोलना बदस्तूर जारी था। अरे, उसकी तरफ क्या देख रही है? इधर मेरी तरफ देख, मुझसे बातें कर। कविता ने सुधा जी की तरफ देखा तो सुधा जी बोली, अरे तेरे पिता की तो हैसियत भी नहीं थी तेरी शादी करने की। वो तो हम लोग थे जिसने शादी का पूरा खर्चा उठाया। अरे, बेटियों को लोग दहेज देकर विदा करते हैं, पर तेरे पिता ने शादी का हर खर्चा हमसे करवा दिया। अरे, लोग तो अपनी बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते, लेकिन तेरे पिता ने हमारा तो घर ही लूट लिया। और बदले में क्या दिया? अपनी ये निकम्मी और एहसान फरामोश बेटी, जो आज मेरे सामने खड़ी होकर जबान चला रही है। सुधा जी के मुंह में जो आ रहा था बस वही बोले जा रही थी। सुधा जी इस घर की मालकिन थी। पति तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले वो अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे, जिसे वो संभालती रही थी। घर बाहर सब वही देखती थी, जिसका उन्हें बड़ा गुरूर था। एक ही बेटा था संजीव। ज़्यादा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। ना उसने अपनी पढ़ाई ढंग से की और ना ही कभी काम धंधे में उसका ध्यान लगा। एक तो 10वीं फेल और ऊपर से दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ बस इधर उधर घूमता रहता था। इसलिए अब उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। जो लोग उसे अच्छे से जानते थे वो लोग तो अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होते, और जो लोग शादी करने को तैयार भी होते तो उन तक भी उनके निकम्मेपन की बात पहुंच ही जाती। कहीं भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। आखिर संपत्ति कितनी ही क्यों न हो, जब लड़का ही ना कमाए तो भला कौन अपनी बेटी देगा। और फिर उसकी आवारागर्दी। आखिर ऐसे में संपत्ति कितने दिन रहेगी। ऐसे में सुधा जी दूसरे राज्य से कविता को ढूंढ कर लाई थी। कविता पढ़ी लिखी थी। कविता के पिता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। जब संजीव के लिए सुधा जी रिश्ता लेकर गई थीं तो उन्होंने साफ कह दिया था कि उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए वो शादी सामूहिक सम्मेलन में करवाएंगे। लेकिन सुधा जी सामूहिक सम्मेलन में शादी करवाने को तैयार नहीं हुई। एक तो सामूहिक सम्मेलन उनके स्तर का नहीं था, और दूसरा उसमें समाज के गणमान्य लोग मौजूद होंगे। कहीं उनकी पोल खुल गई तो शादी टूट जाने का खतरा। वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने यह रिश्ता तय किया था अपने निकम्मे और आवारा बेटे के लिए। आखिरकार उन्होंने कविता के पिता को समझाया, देखिए समधी जी, आप फिक्र मत कीजिए, शादी का सारा खर्च हम उठाएंगे। मेरा एक ही बेटा है और उसके लिए मुझे आपकी बेटी पसंद आ चुकी है। आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, पर मेरे भी अपने बेटे की शादी को लेकर अरमान हैं, वो मुझे पूरे करने दीजिए। आखिर समाज में जब से लड़कियों का अनुपात कम हुआ है तब से यह नई प्रथा चल पड़ी है, जहाँ लड़के वाले लड़की पसंद आ जाने पर शादी का पूरा खर्चा उठाते हैं, क्योंकि अच्छी लड़कियां मिलना मुश्किल हो रहा है। यही सोचकर कविता के पिता ने हाँ कर दी। उसके पिता ने सोचा
इतना धन दौलत है, मेरी बेटी सुखी रहेगी। कविता के पिता के हाँ करते ही सुधा जी काफ़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवाकर कविता को घर में बहू बनाकर ले आईं। कविता के पिता से जितना बन पड़ा उन्होंने अपनी बेटी को दिया, लेकिन आज सुधा जी शादी का पूरा खर्चा उठाने का मतलब बहू खरीदना समझ रही हैं, तो ये तो गलत था। उन्हें लगता था कि वो कविता की शादी का सारा खर्चा उठाकर उसे लेकर आई हैं, तो कविता सिर झुकाकर उनकी हर बात मानेगी। खैर, कविता उनकी बात सिर झुकाकर मानती भी थी, लेकिन आज एक जरा सी बात पर सुधा जी ने ये सब सुना दिया। दरअसल सुधा जी सुबह पूजा पाठ करती थी, जिसकी तैयारी कविता करती थी। वो तैयारी करने जा ही रही थी कि उसके पापा का फ़ोन आ गया। उसने मुश्किल से 1 मिनट ही बात की थी कि सुधा जी गुस्सा हो गईं। बहू, अब क्या इन लोगों से बात करती है? छोड़ उन लोगों को, और यहाँ ससुराल में मन लगा। अब तेरी सारी जिम्मेदारी और फ़र्ज हमारे लिए हैं। तुझे पता है ना कि मुझे सुबह जल्दी पूजा करने की आदत है। मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? वो मेरे पिता हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? और पापा तो सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए ही फ़ोन लगाते हैं, इसके अलावा तो कोई बात करते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट ही तो बात होती है मेरी और उनकी। बस सुधा जी ने इसी बात को दिल पर ले लिया कि कविता ने पलटकर उन्हें जवाब दे दिया, और उसी के बदले उन्होंने कविता से इतनी बड़ी बात कह दी। पर कविता से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पलटकर जवाब दिया, माफ़ करना मम्मी जी, पर आप मुझे खरीद कर नहीं लाई हैं। बाकायदा अपने बेटे से शादी कराकर बहू बनाकर इस घर में लेकर आई हैं। हमने तो नहीं कहा था आपसे शादी का पूरा खर्चा करने के लिए। हम तो सामूहिक सम्मेलन में भी शादी करने को तैयार थे, क्योंकि हम अपनी स्थिति बहुत अच्छे से जानते थे। पर आपने तो अपनी इज्जत के कारण इतना खर्चा किया था, और अब उसे कुछ और ही नाम दे रही हैं। कविता की बात सुनकर सुधा जी तमतमा गईं। ये देखो, इस गरीब घर की लड़की को खाने को ज़्यादा मिल गया तो सिर पर चढ़कर नाच रही है। एहसान फरामोश कहीं की। अरे, तुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी दे दी, नहीं तो किसी गरीब घर में पड़ी होती। हमारा एहसान मानने की जगह हमारे ही सिर चढ़कर नाच रही है। मम्मी जी, मुझ गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर आपने भी कोई एहसान नहीं किया है, और मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि मैं आपकी बहू कैसे बनी। अपने परिवार की कमियों को ढकने के लिए आप मुझे बहू बनाकर लेकर आईं, वरना यहाँ तो आपको बहू मिल भी नहीं रही थी। कविता की बात सुनकर सुधा जी संजीव से बोली, देख, तेरे कारण मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अगर तू ही ठीक से पढ़ लिख लेता और ढंग का काम करता तो कम से कम ऐसी बहू मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती। अभी भी तो कमाने जाने लगा है, शादी से पहले ही कमाने लग जाता तो इतना सुनना तो नहीं पड़ता। मम्मी, अपनी गलती का ठिकरा मुझ पर मत फोड़ो। तुमने ही तो झूठ बोलकर शादी करवाई है। इसे पता चलने पर भी ये चुप रही। इतने दिन से तो उसने कुछ नहीं कहा। अब तुम ऐसी बातें बोलोगी तो वो तो पलट कर ही जवाब देगी। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा ना। और पहले कमा नहीं रहा था, लेकिन अब कमा रहा हूँ। अपने पैरों पर खड़ा हो तो गया हूँ, उसमें भी आपको समस्या है। और वैसे भी शादी में आपने खर्चा अपनी इज्जत के लिए किया था। ये लोग तो सामूहिक सम्मेलन में भी शादी करने को तैयार थे, तो जब अपनी इज्जत के लिए पैसे खर्च किए हैं तो इसे बहू को खरीदने का नाम मत दो। संजीव को कविता के लिए बोलता देखकर सुधा जी चुप हो गईं। आखिर
बोलती भी क्या। जिस निकम्मे बेटे के लिए इतना कुछ किया था, अब तो वो बेटा भी बहू के पक्ष में बोल रहा था, और फिर वो गलत भी नहीं था। आखिर सम्मान दोगे तो ही सम्मान मिलेगा। आज इन्हें आमने सामने कर दिया तो रहना तो पूरी ज़िंदगी इन्हीं के साथ है। सुधा जी चुप हो गई और स्वयं ही पूजा की तैयारी करने लगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।